तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे एक बहुत अहम खबर पर जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हिंदुस्तान के पकड़े गए। इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। बहुत संगीन इल्ज़ाम है। अब 2 दिन पहले जब पूरे देश ने देखा, गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन HCO की मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा आए हुए थे और हमारे विदेश मंत्री ने उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया। उखड़े उखड़े रिश्ते नजर आ रहे थे। इशारों इशारों से बात हो रही थी। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कहा गया कि वो स्टेज पे जाके दूसरी तरफ डाइस पे जाके बोल सकते हैं, तो सिर्फ उनको इशारा किया गया और बिलावल भुट्टो अपनी छाती पे हाथ रख के सर हिला के आगे से निकल जाते हैं। कोई बातचीत नहीं होती, कोई हाथ नहीं मिलाए जाते। कोई जो दो मुल्कों के विदेश मंत्रियों में एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक शिष्टाचार होता है, एक डिप्लोमेसी होती है, वो कहीं नज़र नहीं आई। अब मुझे समझ में आता है कि ये इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी क्यों थी। शायद बहुत पुराना इतिहास है, वो तो है, लेकिन इस मीटिंग के, गोवा वाली मीटिंग के 2-3 दिन पहले एक और बहुत बड़ा कांड हो गया जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री ज़्यादा नाराज थे और उनको नाराज होना भी चाहिए था। हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंसदान जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द कंट्री हैं, जो हम मिसाइल बनाते हैं डिफेंस के लिए, ख़ास तौर पे यहाँ से मिसाइल छोड़ी जाती है और कितने किलोमीटर तक मार करेगी। उनमें से एक जो टेक्नोलॉजी, एक उनमें एक जो ट्रेड है उसके अंदर स्टैंडर्ड, वो अग्नि मिसाइल्स का है। ये एक्सपर्ट जो है ये ख़ास तौर पे अग्नि के बहुत अच्छे एक्सपर्ट गिने जाते हैं। अग्नि सीरीज और मिसाइल एक नहीं बहुत। और जो एक प्रेस नोट मैंने देखा सरकार का, उसमें इन साइंटिस्ट के इतने गुण गाए हुए हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। मैं वो टेक्निकल टर्म है, सारी आम आदमी को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं सादी सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी मिसाइल डेवलप की जाए जिसका वज़न ज़्यादा ना हो, स्पीड ज़्यादा हो और वो दुश्मन के रडार पे आने के पहले पहले अपने ठिकाने तक पहुंच जाए, इतनी स्पीड से और लुक छिप के पहुँच जाए कि जब तक उस देश का, या उस दुश्मन के जहाज़ या उनका एंटी मिसाइल सिस्टम काम में लाया जा सके, उसके पहले हमारी मिसाइल जो है वो अपना काम कर दे। ये बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। तो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है साइंटिस्ट को कि आप जितनी जल्दी हो सके ये बना दीजिए, इसका डिज़ाइन बनाइए और इसका ट्रायल कीजिए। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है हमारी नेवी के लिए, जो हमारे समुद्री जहाज़ों से जो हमारे बेड़े हैं, वहाँ से अगर वो मिसाइल छोड़ी जाए तो वो कहाँ तक मार करेगी, वो टेक्निकल बातें हैं सब। तो इनको कुछ महीनों का समय दिया गया कि आप इसका डिज़ाइन बनाइए। और ये साइंटिस्ट इतने पुख्ता और इतने एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के कि इन्होंने महीने तो छोड़ो, कुछ हफ्तों में पूरा डिज़ाइन बना के, पूरी मिसाइल तैयार करके उसका परीक्षण भी करवा दिया, जो 100% सही हुआ।
कोई कमी पेशी उसमें नहीं थी। इस किस्म के 10-12 इन एक्सपर्ट के जो अचीवमेंट्स थी, जो इनकी जो इन्होंने अचीव किया अपने कैरियर में, वो दिखाया गया। इनको बहुत सारे इनाम मिले, बहुत सारे गोल्ड मेडल भी मिले, इनकी तारीफ हुई और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उनका सिक्का माना जाता था। उनका नाम है प्रदीप कुरूलकर। पूना में हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है, उसकी एक लैब है, बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, रिसर्च सेंटर है, जो बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करती है। अवधि जगह है, वहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी में ये लैब चलती है और बहुत सारे वहाँ पे ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि आप एक पेन जो होता है वो भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लेके नहीं जा सकते, इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। उसके चलते हुए भी इतने बड़े सीनियर साइंटिस्ट जिनका इतना नाम है, इतनी उपलब्धियां हैं और इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट हैं और बहुत सालों से मिसाइल प्रोजेक्ट्स पे काम करते। जैसे एक ज़माने में हम हमारे पुराने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे, उसी किस्म का एक्सपर्टीज इन प्रदीप कुरूलकर साइंटिस्ट के पास भी था। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा, इसी साल फरवरी में दिल्ली के एक साइंटिस्ट जो इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, DRDO में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था सिर्फ हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ही एडवांस्ड वेपनरी बनाते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आर्मर, जिसमें मिसाइल और ये वो सब बनता है। उसमें दिल्ली के DRDO के एक साइंटिस्ट ने कंप्लेंट किया कि उनको इस बात की जानकारी मिली है कि ये साइंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर जो पूना में काम कर रहे हैं हमारी संस्था में, उन्होंने कुछ खास डिज़ाइन पाकिस्तान के चक्कर में कुछ लीक किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और आपको मालूम है कुछ देश की बड़ी संस्थाएं हैं, रॉ हो या IB हो, वो डायरेक्टली किसी केस को हैंडल नहीं करते। कोर्ट ऑफ लॉ में जो केस है वो लोकल पुलिस ही दायर करती है, FIR जो होती है। तो पूरी रिसर्च करके, पूरा खोज पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेशन करके, वो पूरा डाटा जो रिसर्च मटेरियल होता है इन साइंटिस्ट के खिलाफ, प्रदीप कुरूलकर के खिलाफ, वो मुंबई के महाराष्ट्र की ATS को दे दिया जाता है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड को। और उनका जो काला चौक की ऑफिस है मुंबई में, वो एक FIR रजिस्टर करते हैं पिछले बुधवार को, वेडनेसडे को, आज से तकरीबन 4 दिन पहले। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। अब इसकी बड़े लेवल पे इंक्वायरी हो रही है। इनिशियल जानकारी जो दिल्ली से इंफॉर्मेशन ATS महाराष्ट्र को दी गई, उसके मुताबिक प्रदीप कुरूलकर, इनके साथ एक आदमी टच में आता है, इनका दोस्त बन के या सोशल सर्कल में कहीं मिलता है, नज़दीकियाँ बढ़ाता है और उसके रेफरेंस के साथ एक लड़की या औरत कह लो आप, जिसकी उम्र का कोई अंदाज़ा अभी नहीं है क्योंकि नया नया केस है, नई नई जानकारी है, 4 दिन हुए हैं अभी। तो वो औरत या वो लड़की, फीमेल, वो अपने आप को अम्बाला शहर जो है हरियाणा में चंडीगढ़ के पास लगता है, दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे, वहाँ की बताती है और अपने आप को एज
अ साइंस स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करती है और इन साइंटिस्ट साहब की तारीफ करती है कि आपने बहुत अच्छा काम मिसाइल टेक्नोलॉजी पे किया है और मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। और हर बड़ा आदमी उनसे कुछ सीखना चाहता है। अब इनकी उम्र अभी 59 ईयर्स हो गई है और 2-3 साल में इन्होंने रिटायर भी होना था अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। पता नहीं क्या उनके दिल में होगी या अपना जो हुनर है वो बांटने की लालसा होगी, इच्छा होगी, बुरी बात तो कुछ नहीं है। तो वो लड़की इनके कांटेक्ट में आ जाती है। अब एजेंसीज का ये कहना है कि वो लड़की एक पाकिस्तानी एजेंट के बिहाफ पे काम कर रही थी। वो एजेंट खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसने इस लड़की को हथकंडा बनाकर आगे बढ़ाया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हनी ट्रैप। और वो लड़की ने मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इस किस्म के और साधनों से। और ये साइंटिस्ट साहब उनके साथ कन्वर्सेशन करते रहे। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको नहीं देनी चाहिए थी वो किसी भी कारण से वो दे बैठते। और उसके बाद जब ये बात पकड़ी जाती है, इनको बिना बताए हमारी एजेंसीज अंदर से उसकी तहकीकात शुरू करते हैं। तो पूना में जो इनका 2 मोबाइल फ़ोन थे और एक लैपटॉप था, उसको फरवरी के महीने में, अब से 2 महीने पहले, वो कब्जे में लिए जाते हैं। और उनमें से जो डाटा निकलता है वो क्रॉबोरेट करता है उस इंफॉर्मेशन से जो शिकायत दिल्ली के इसी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने की थी। तो वो जो चैट है वो डेसिफर की जाती है, डिकोड की जाती है और एक पैटर्न निकल के सामने आता है। अब थोड़ी सी हैरानी ये भी होती है कि पाकिस्तान खुद कोई बड़े लेवल पे मिसाइल नहीं बनाता है। अगर जो कुछ बनती भी हैं उनका मूल डिज़ाइन और एक्सपर्टीज़ जो है वो सारा चाइना से लिया जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि चाइना जो उनको मटेरियल देता है, मिसाइल एंड प्रोडक्ट देता है, उसका जो अंदर के डिज़ाइन या अंदर की जो पुर्जे ये वो उसका जानकारी नहीं देता। और ये ऐसे हथियार होते हैं जिनको आप एक बार खोल के रीअसेंबल नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। कोशिश करोगे तो कहीं एक भी कनेक्शन तार इधर उधर लग गया तो वो दूसरे का नुकसान करने के ज़्यादा आपका नुकसान ज़्यादा करेगा। तो कोई रिस्क नहीं लेता उसके साथ पंगा लेने का। तो शायद पाकिस्तान इस फिराक में होगा कि एक शख्स जो अभी रिटायरमेंट के करीब है उसको किसी तरह झांसे में लेके कुछ अंदर की बातें पता की जाए। उनको शायद इस बात की जानकारी लग गई होगी कि ये बहुत ही दिमागी साइंटिस्ट हैं जो हफ्तों में एक नई मिसाइल का डिज़ाइन भी बना सकते हैं और उसको टेस्ट करके उसको पूरा भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट उसका जो है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भी पूरा कर देते हैं। तो वो जो सरकार का नोट आया है इसमें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात थोड़ी सी हैरानी ये होती है कि आजकल दुनिया में जितनी भी स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे सोर्सेज पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ माइनर बातें होती हैं आपके इंडिजिनस जो होती हैं अंदर की बातें, वो ज़रूरी नहीं कि हर टेक्नोलॉजी एक जैसी होती। कुछ कंट्रीज़ उसी मिसाइल को किसी और तरीके से बनाते हैं, दूसरे कंट्री उसी को किसी और तरीके से बनाते हैं। तो ये काफ़ी सारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, बड़ी लंबे चौड़े शब्द हैं उनके और वो आम आदमी के समझ नहीं आ सकते। तो वो हनी ट्रैप में ये हमारे प्रदीप कुरुलकर ये फंस गए। अब
उस लड़की को ढूंढने की कोशिश हो रही है। अब जो लड़की पाकिस्तान के एजेंट्स के थ्रू काम कर रही है, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी अपने बारे में वो सही तो होगी नहीं। अब उसने अम्बाला कहा, हो सकता है वो अगरतला रहती हो या किसी और हिंदुस्तान के किसी भाग में रहती हो सकता है हिंदुस्तान में रहती भी ना हो, बाहर किसी मुल्क में रहती हो। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दिन चल रही है। देखिए, इतने बड़े देश में इतने बड़े साइंटिस्ट एक लड़की के चक्कर में इतने बड़े जो रिसर्च उनकी जो है, जो उनके पास उन्होंने मेहनत की हुई है, उसके अंदर के भेद व्हाट्सएप पे बता रहे हैं। ये पहला केस नहीं है। मुझे यकीन होता नहीं कि जो साइंटिस्ट ने इतने साल पूरी ईमानदारी से, पूरा मेहनत से अपने देश के लिए, अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए इतना काम किया, वो अपने कैरियर के आखिरी दिनों में ऐसा क्यों करेगा। एक केस मुझे और याद आता, आप मैं कभी नेट पे जाके उसको सर्च करके देख लेना, वो आज से कोई 30-32 साल पुराना केस, जिसको नंबी नारायण सपाई केस कहा जाता था, इसी किस्म का था। नंबी नारायण भी वो इससे भी एक और सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट में काम करते थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। उसके बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने भी इसी किस्म का, इसरो के नीचे। 90 के शुरू के 90 के दशक के पिछली सदी में 1990-91 में कहीं बहुत बड़ा स्कैंडल उभर के आया, जिसको इसरो स्पाई स्कैंडल कहा जाता, और वो भी हनी ट्रैप के नाम से मशहूर हुआ। हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है समुद्र की दूसरी तरफ, मालदीव, लक्षद्वीप से नज़दीक पड़ता है। वहाँ की दो औरतें जो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, एक हसन और दूसरी दो औरतें टूरिस्ट वीज़ा पे केरला आई हुई थी। और वहाँ की जो स्पेशल ब्रांच है केरला की, जो फॉरेनर्स को वीज़ा देने में या उन पर निगरानी रखने में काम करती है, केरला पुलिस की स्पेशल ब्रांच, उनको उनके ऊपर कुछ शक होता है, उन औरतों के ऊपर। स्पेशल ब्रांच के दो इंस्पेक्टर, एक स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर, एक लोकल पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर, उनको लगता है कि ये औरतें जासूसी करने आई हैं। उनको जब बड़े तरीके से चुपके चुपके उनका पीछा किया जाता है, जो उनकी बातें सुनी जाती है जो और तरीके से, तो उनको लगता है कि इन औरतों का रिश्ता इसरो के बड़े साइंटिस्ट नंबी नारायण के साथ है, कुछ मिला होगा उनको। तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की दिल्ली बड़ी एजेंसीज के साथ। उन्होंने भी कुछ पाया कि इसमें कुछ दम लगता है, और इतने बड़े साइंटिस्ट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं बड़े बड़े ऊपर ऑर्बिट में घूमते हैं, उनमें डिफेंस से जुड़े हुए भी बहुत हैं, उस किस्म का काम करने वाले साइंटिस्ट अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 डिप्टी डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर भी शामिल होते हैं। अब देखिए 2094 में 94 में 1994 1994 में उनको दोषी पाया जाता है कोर्ट में कि नंबी नारायण ने हनी ट्रैप के चलते हुए देश के सीक्रेट पाकिस्तान को देने की कोशिश की, इसलिए उनको दोषी ठहराया जाता है। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी साइंटिस्ट। एक बात और आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप नंबी नारायण जी की पुरानी तस्वीरें तब की देखो 94-95 की, तो वो उसी किस्म के लगते हैं तस्वीरों में
जिस किस्म के ये बुधवार को पकड़े हुए साइंटिस्ट प्रदीप करूलकर लगते हैं, उसी किस्म की दाढ़ी, उसी किस्म का चेहरा, उसी किस्म के बाल, उसी किस्म की पर्सनालिटी। तो मैं जब ये प्रेस नोट मुझे मिला सरकार का पढ़ा, तो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ कि ये शख्स कहीं देखा हुआ। तो बाद में मालूम पड़ा कि इसी किस्म के एक और इतने ही सीनियर या साइंटिस्ट, उनके ऊपर भी इसी किस्म के इल्ज़ाम लगे थे। उसमें वो दोनों औरतें मालदीव्स की थी। लेकिन अल्टीमेटली एक हाई कोर्ट केरला ने एक कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमेटी बनाई, DK जैन कमेटी। उन्होंने भी इन आरोपों को सही पाया। लेकिन नबी नारायण ने के वकीलों ने और वो दोनों मालदीव की लेडीज़ के वकीलों ने जो फैक्ट्स और एविडेंस कोर्ट में रखी, उससे पता चला कि ये एक फैब्रिकेटेड केस है। तो ये केस CBI को दिया गया और अल्टीमेटली कुछ समय पहले CBI ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी कि पूरे का पूरा केस जो साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, जीनियस नबी नारायण के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए और उन दो औरतों के खिलाफ जासूसी के इल्ज़ाम लगाए गए, हनी ट्रैप के इल्ज़ाम लगाए गए, वो सब बेबुनियाद थे। नबी नारायण ने कोई सीक्रेट किसी को नहीं दिया और वो दोनों औरतें पाकिस्तान की एजेंट नहीं थी। कोई हनी ट्रैप का मामला नहीं था। कुछ ओवर जेलस, ओवर एंथुजियास्टिक पुलिस ऑफिसर्स ने, जिनमें केरला का काडर के वो दोनों ऑफिसर और IB के दो डिप्टी डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उन्होंने जो भी कार्रवाई की उसको CBI ने कहा वो कार्रवाई सही नहीं थी और बाइज्जत नबी नारायण को क्लीन चिट दी गई। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ 1990-91 से लेके 2023 तक उस इसरो के सीनियर साइंटिस्ट के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी। अगर वो आदमी इसरो में रहता, जितना काम वो अपनी उस उम्र तक कर चुका था, उससे भी कितना अच्छा काम और करता और हमारे देश की ये टेक्नोलॉजी को, स्पेस टेक्नोलॉजी को कितना आगे लेके जाता। लेकिन हमारे ही कुछ अंदर के बंदों की जेलसी, ग्रुपिज्म, उसको देखते हुए इल्ज़ाम लगा के किसी को फंसाना, उसका बहुत बड़ा खमियाजा देश को भुगतना पड़ता है। और अभी इस केस में भी मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं इंटर डिपार्टमेंटल जेलसी तो नहीं है, लेकिन अभी शुरुआती दिन है। जब तक वो लड़की, हनी ट्रैप वाली लड़की, वो नहीं पकड़ी जाती और जो सबूत, जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को देने की बात कही जा रही है, क्या वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पाकिस्तान के पास नहीं है या इन साइंटिस्ट ने, प्रदीप करूलकर ने कोई गुनाह किया है? ये आने वाले दिनों में नहीं, महीनों में पता चलेगा, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव केसेस में बहुत समय लगता है। तो जब मैं देख रहा था हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का बॉडी लैंग्वेज गोवा में बिलावल भुट्टो के साथ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो मुझे अभी वो सब याद आता है। तो मुझे लगता है कि जयशंकर जी का गुस्सा, नाराज़गी जायज़ थी। उनको लगा कि हमारा पड़ोसी देश अभी भी ऐसे काम करने से बाज नहीं आ रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस केस में क्या निकल के सामने आता है। क्या कुछ सालों के बाद इसी प्रदीप करूलकर को बरी कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक जो
नई मिसाइल्स, नए जो हथियार उन्होंने देश के लिए बनाने थे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्या वो उसी तरह बनते रहेंगे जो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोजेक्ट्स को चोट लगेगी। तो दोस्तों, आज के साथ ये एक नया जासूसी कांड सामने आया है और बहुत से किस्से हैं इस किस्म के, जहाँ पाकिस्तान के एजेंट्स किस तरीके से हमारे यहाँ के लोगों को हनी ट्रैप में फंसा के अंदर के सीक्रेट निकालने की कोशिश करते। एक ज़माना था जब हमारी कंटोनमेंट के और हमारे टैंक्स के दूसरी इंस्टॉलेशंस उनके मैप्स खरीदे जाते थे। आजकल तो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आ गया, वहाँ से बैठे बैठे आपको कंप्यूटर से आप किसी भी देश के किसी घर के दरवाजे तक पहुँच सकते हो। तो मैप नक्शे लेने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हाईली सेंसिटिव, हाईली टेक्नोलॉजिकल परस्यूट्स जो होती हैं, उनको लेके जासूसी आज भी होती है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।